नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं भारत सरकार के अगले कदम की। और ये बड़ा आवश्यक कदम है और मुझे लगता है कि अब भारत की दिशा और दशा तय होने वाली है। जैसे भारत सरकार ने सत्ता में आते ही 2014 में सत्ता में आई तो पहले नरेंद्र मोदी जी ने पहले भी शुरू में भी कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, कि 3-4 साल हम इकोनॉमिक इस्टेब्लिशमेंट पर काम करेंगे, स्टेबिलिटी पर काम करेंगे और इकोनॉमी भारत की जब सुधर जाएगी, स्थिति साफ हो जाएगी, स्थिति अच्छी हो जाएगी और मुझे ये लगेगा कि अब दूसरे जो कोर इश्यूज हैं वो उठाने चाहिए, क्योंकि सबसे पहला काम हमारा इकोनॉमी भारत का सुधारना है। अगर ऐसा महसूस होगा कि नहीं अब मुझे वो काम करने चाहिए तो फिर हम उनको उठाएंगे और उठाकर उन विषयों के आधार पर आगे की रणनीति तय करेंगे। उन्होंने अगले पहले 3-4 साल तो वो किया ही, जो मैं बता रहा हूं। उसके बाद जब 2019 बैठी, यानी कि 2019 में सरकार बैठी, तो सरकार ने बैटिंग करनी शुरू की। सरकार ने बैटिंग करनी जब शुरू की तो सबसे पहले राउंड में ही 370 उड़ा दिया, जम्मू कश्मीर का संविधान उड़ा दिया, जम्मू कश्मीर में रीऑर्गेनाइजेशन कर दिया, जम्मू कश्मीर को स्टेट टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया। जम्मू कश्मीर में जो मेन पोर्शन लद्दाख का था, जो 60% से ऊपर का पोर्शन था, उसको अलग कर दिया, जम्मू और कश्मीर को अलग कर दिया और ऐसे करके बड़ा सुधार उसमें किया। दूसरा सरकार का एजेंडा था नॉर्थ ईस्ट में जो परंपरागत रूप से जातियां की गई हैं, इकोनॉमी का मॉडल वहां पर खराब किया गया, उसको सही करें। वहां अलग से एक मंत्रालय बनाया गया और नॉर्थ ईस्ट में काम करना शुरू किया। परिणाम आपको दिखाई दे रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में सभी सरकारें इस समय लगभग सभी राज्यों की सरकारें बीजेपी की है। और इसके बाद सरकार ने आर्टिकल 370 के बाद सरकार ने राम मंदिर पर काम करना शुरू किया और कोर्ट में मामला तेजी से चले और ऑर्डिनेंस पास करने के बजाय कोर्ट से ही वो सोल्यूशन निकले, क्योंकि ऑर्डिनेंस सरकार ने उस समय तय किया था कि अगर ऑर्डिनेंस हमने पास किया तो ऑर्डिनेंस फिर चैलेंज होगा और जब ऑर्डिनेंस चैलेंज होगा तो 4-5 साल फिर उसमें लगने वाले हैं, ये मुद्दा पीछे चला जाएगा। यानी कि सरकार ने तय किया कि हम राम मंदिर में केस लड़वाएंगे और केस के डिसीजन के बाद अगर वो कुछ गड़बड़ सड़बड़ होता है तो ही निर्णय लेंगे, नहीं तो कोर्ट के डिसीजन को ही सर्वोपरि माना जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट राम मंदिर के पक्ष में आ गया, भगवान श्री राम के पक्ष में आ गया और पक्ष में आने के बाद ये हुआ, फिर ये तय किया कि अब हम CAA लाएंगे और CAA लाकर जो बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान से हिंदू भारत में 1947 के बाद आए हैं उनको हम भारतीय नागरिकता देंगे और भारत में उनको उचित स्थान देंगे। इस कड़ी में भारत सरकार ने उस पर काम करना शुरू किया और जब लोगों को ये लग गया, इससे पहले ट्रिपल तलाक पर काम करना शुरू किया था, मुस्लिम महिलाओं के ऊपर जो जाति होती थी उस जाति पर काम किया था। इसके बाद उन्होंने CAA पर काम किया, तो CAA पर जब काम हुआ तो पूरे देश में चक्का जाम किया गया। कम्युनिस्टों ने, कांग्रेस ने, विपक्षियों ने और खासतौर से मुसलमानों ने किस प्रकार से तांडव मचाया हिंदुस्तान के अंदर, वो जग जाहिर है, सबने देखा। लेकिन किसी प्रकार वो स्थितियां उभर गई। उभरने के बाद CAA का, जिन किसी को भी लगता है कि CAA लागू नहीं हुआ, CAA लागू हो चुका है। लोग अपने तरीके से राज्य सरकारों पर अप्लाई कर रहे हैं। राज्य सरकारें उनको अपने यहाँ निवासिता के आधार पर डोमिसाइल बना रहा है और डोमिसाइल के आधार पर वो भारत के नागरिक हो जाएंगे। हमारे यहाँ PR नहीं होता, परमानेंट रेजिडेंट नहीं होता, PR के आधार पर डोमिसाइल और डोमिसाइल के आधार पर सिटीजनशिप होती है। वो भारत सरकार ने जब कानून पास किया तो कर दिया। इसके अतिरिक्त CAA के लिए भारत सरकार ने तमाम तरह के कानूनों में संशोधन किया। उन संशोधनों में राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड, आप कोई भी सुविधा सरकार के लेना चाहते हैं तो वो आधार बेस्ड है और इसके अतिरिक्त सबका डेटा, कोई भी, चाहे व्हीकल का हो, ड्राइविंग लाइसेंस का हो या किसी अन्य प्रकार की सुविधा अगर आप लेना चाहते हैं तो भारत सरकार के पास आपका डेटा रहना आवश्यक है। ऐसा करके फिर तब तक एपिडेमिक आ गया। एपिडेमिक के दौरान भी जो राशन बांटा गया उस समय भी डेटा कलेक्शन हो गया। कुल मिलाकर भारत सरकार ने जो वो करना चाहती थी वो कर लिया। अब सवाल यहाँ पैदा होता है कि नए सिरे से किसानों के विषय में
आय बढ़ाने के लिए सरकार ने संशोधन किए, उन संशोधनों के विरुद्ध फिर से लोग रोड पर आए और एक प्रकार से रोड को फिर से ब्लॉक किया। लोग वही थे जो सीएए में थे, अब की बार केवल चेहरा मोहरा और मॉडल बदला था। सरकार ने बड़ी चतुराई से उन कानूनों को वापस लेते हुए लोगों से माफिया मांग ली, अगर हम समझा नहीं पाए तो हमें माफ करिएगा, लेकिन जो विपक्षी है उसको हावी नहीं होने दिया। परिणाम स्वरूप अब सरकार नई स्टेप लेने के लिए आगे बढ़ गई है। मैं पूरी डिटेल बताऊंगा कि आखिर भारत में एक कानून क्यों ना हो, जब एक देश एक राशन कार्ड, एक देश एक आधार कार्ड, एक देश एक प्रकार की एजुकेशन व्यवस्था, एक देश एक पैन इंडिया मूवमेंट का राइट, पैन इंडिया रहने का राइट, जम्मू कश्मीर में नहीं था वहां पर भी रहने का राइट बना दिया गया। जब पूरे देश में ये व्यवस्था है तो कानूनों से, यानी कि भारत में कानून क्यों ना एक हों। इसलिए कानून एक होने की प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधा अगर कोई रहा तो वो कांग्रेस रही। अंग्रेजों की तर्ज पर कांग्रेस खेलती रही। मैं आपको पूरा प्रकरण बताऊंगा कि आखिर हुआ क्या था। हुआ ये कि 1905 का जो मूवमेंट शुरू हुआ, बंगाल विभाजन किया अंग्रेजों ने, बंगाल विभाजन के विरुद्ध पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया, बंगाल विभाजन नहीं होने दिया। 1906 में आगा खां को बांग्लादेश, आज का उस समय का बंगाल, आगा खां को बुलाया गया। आगा खां को बुलाकर मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। मुस्लिम लीग की स्थापना करके सबसे पहले भारत में रिजर्वेशन का खेल खेला गया, रिजर्वेशन दे दिया गया। इसके बाद भी जब भारत में खिलाफत आंदोलन छेड़ा गया तो खिलाफत आंदोलन की शर्त मुसलमानों की ये थी कि जब आप हमारे खलीफा के लिए काम करेंगे तो हम आपके लिए आज़ादी के, गांधी जी का साथ देंगे। यानी कि खिलाफत मूवमेंट में सशर्त खिलाफत मूवमेंट में मुसलमानों ने भाग लिया। खिलाफत मूवमेंट का मतलब था कि टर्की में बैठे खलीफा को रिकॉग्नाइज करना और हम पूरे संसार में एक हमारा खलीफा है और वही संसार को डील करता है, ऐसा दबाव बनाकर कांग्रेस इस आंदोलन में उतरी। खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। बाद में गांधी जी को यह बात समझ में आ गई कि ये खिलाफत आंदोलन जो है वो हिंसक हो चुका है, देश को बर्बाद कर सकता है, ये हम क्यों मुसलमानों के टर्की के खलीफा को एस्टेब्लिश करने पर लगे हुए हैं। तो उन्होंने खिलाफत आंदोलन को खत्म करके उस समय इस आंदोलन को नए सिरे से असहयोग आंदोलन में कन्वर्ट कर दिया। खैर, मामला ठीक हो गया, लेकिन अंग्रेजों को यह समझ में आ गया था कि भारत को अगर राज्य करना है तो भारत को तोड़ना पड़ेगा। उन्होंने क्या किया, 1925 में जो कानून बने हुए थे, यानी कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड था, भारत में इंडियन सक्सेशन एक्ट हुआ करता था, भारत में इंडियन मैरिज एक्ट हुआ करता था। यही दो विषय ऐसे हैं जो कि पर्सनल लॉ को बढ़ावा देते हैं। लेकिन 1925 में भारत में इंडियन सक्सेशन एक्ट और इंडियन मैरिज एक्ट था, यानी कि कोई पर्सनल लॉ मुसलमान के लिए नहीं, कोई पर्सनल लॉ हिंदू के लिए नहीं। 1937 में जो पहला परिवर्तन आया वो ये आया था कि हिंदुओं की महिलाओं को जो राइट नहीं है उनको इक्वल राइट प्रॉपर्टी में दिए जाएं, या किसी भी महिला को इक्वल प्रॉपर्टी में राइट दिए जाएं। तो 1937 में वो संशोधन आ गया महिलाओं को राइट देने वाला। लेकिन उसी साल उन्होंने एक और काम किया और वो ये किया कि मुसलमानों के लिए पर्सनल लॉ लागू कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि खिलाफत आंदोलन जब इन लोगों ने किया था तो खलीफा को रिकॉग्नाइज करने के लिए ही किया था और ये कहा था कि अगर खलीफा रिकॉग्नाइज करते हो तो हम कांग्रेस का साथ देंगे स्वतंत्रता के आंदोलन में, नहीं तो नहीं देंगे। ऐसा एक बड़ी भूमिका लोगों ने बताई। ऐसा बहुत सारे राइटर लिखते भी हैं। लेकिन ये अंग्रेज को समझ में आ गया कि केवल रिलीजन के आधार पर ही इन पर शासन किया जा सकता है और इन पर शासन करने का कोई और साधन नहीं है। इसलिए रिलीजियस शासन के लिए उन्होंने ये व्यवस्था की कि 1937 में शरीयत एक्ट लागू कर दिया। शरीयत एक्ट का मतलब हो गया अब इंडियन सक्सेशन एक्ट और इंडियन मैरिज एक्ट मुसलमानों पर लागू नहीं होगा, वो बाकी सब पर लागू होगा, लेकिन मुसलमानों पर केवल एक कानून लागू होगा और वो है शरीयत। शरीयत में आपको बताऊं बहुत ज्यादा धाराएं नहीं है, 3-4 धाराएं हैं जिसमें यह कहा गया है कि ये ब्ला 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 लागू होगा, ऐसे ऐसे लागू होगा, और जिसमें कहा गया है कि मुसलमानों के जो शरीयत है वो शरीयत लागू होगी। अब शरीयत क्या है, शरीयत में क्या है, शरीयत के कानून क्या हैं, शरीयत में राइट क्या है, मैरिज के राइट क्या हैं और सक्सेशन के राइट क्या, ऐसे कोई चर्चा उस बिल में नहीं की गई। यानी कि मुसलमानों को एक पेंडोरम दे दिया गया कि आप अपने तरह से देखें। मुसलमानों को ये बात समझ में भी आ गई क्योंकि उनको वो इस्लामिक बात समझ में आती, बाकी बातें समझ नहीं आती। तो वो कांग्रेस का साथ छोड़कर, आप सोचिए कि जिन्ना जो कांग्रेसी थे, जिन्ना
मुस्लिम लीग में चले गए, जिन्हें बेसिकली मुस्लिम लीग का विरोध करते रहे। लेकिन जब इस तरह के कानून बना दिए गए और मुसलमानों को अधिकार के रूप में कुछ दिया गया, तो उनको लगा कि भैया अपना तो सेट है मामला, अब बाकी दुनिया को नहीं देखना क्या चल रहा, दुनिया जहां जाने। लेकिन 1937 से मुसलमान किसी प्रकार से भी अंग्रेजों के पक्ष में जाकर खड़े होने लगे। लेकिन बात यहां तक खत्म नहीं होती। बात यहां तक थी कि अगर मुसलमानों का एक फैक्टर अलग किया गया है तो क्या और फैक्टर भी अलग किए जा सकते हैं, और मुसलमानों का ये शरीयत जो लॉ है, इस शरीयत लॉ में लॉ को खत्म कर सकते हैं क्या भविष्य में, या नहीं करना चाहिए, या इनको कैसे रिजिड किया जाए ताकि ये लड़ते रहें और हम राज्य करते रहें। इसके लिए 1941 में सरकार ने BN राव कमीशन बिठाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और मुझे लगता है कि पूरे देश को आपको बताना चाहिए। जिस समय UCC लागू होगा, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसकी तैयारी भारत सरकार इस समय कर रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिस समय लागू होगा उस समय भारत में एक अलग तरह की बहस छिड़ेगी, और उस अलग तरह की जो बहस छिड़ेगी उसमें आप सब भागीदारी करेंगे और आप सबको बोलने के लिए ये विषय चाहिए। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इस लेक्चर को लोगों को दें ताकि ये विषय बिल्कुल क्लियर होकर सामने आ जाए कि भारत में किस प्रकार से यूनिफॉर्म सिविल कोड को रोका गया था और कैसे 1925 के बाद यानी कि 1937 से कैसे विभाजन की राजनीति अपनाकर ये अलग अलग पर्सनल लॉज बनाए गए थे। 1941 में BN राव, वही BN राव जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर हुआ करते थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्टर BR अम्बेडकर से पहले ड्राफ्ट तैयार किया था, वो BN राव को एक कमेटी, हिंदू कोड बिल के लिए एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी से कहा गया हिंदुओं के लिए अलग से कानून कैसा बनाया जा सकता है। उस कमेटी ने मैरिज पर कानून बनाया, फिर उनको और पावर दी गई तो कहा सक्सेशन पर बनाइए। सक्सेशन पर जब उन्होंने रिकमेंडेशन की तो उनको और पावर दी गई, तो ये कहा गया एडॉप्शन मेंटेनेंस पर बनाइए, और इस प्रकार आगे माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप पर बनाइए। ऐसे सभी कानून धीरे धीरे करके BN राव कमेटी को दे दिए गए। BN राव कमेटी का काम यह था कि हिंदुओं के लिए हिंदू कोड बिल अलग से बनाया जाए ताकि मुसलमानों का शरीयत और हिंदुओं का हिंदू कोड बिल आपस में लड़ते रहें और हिंदुस्तान पर सदैव उनका शासन बना रहे। BN राव ने वो रिकमेंडेशन 1946 में कर दी। 1947 में वो रिकमेंडेशंस जब पार्लियामेंट में रखी गई तो ये हुआ कि संविधान तो बनी रहा है, इसलिए इन रिकमेंडेशंस को भी रोक दिया जाए। लेकिन वो रिकमेंडेशन 1951 में डॉक्टर BR अम्बेडकर तो चूंकि उसके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन उस समय हुआ करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि संविधान बना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में, और उस संविधान को बनाने के लिए ड्राफ्ट जिसको बनाना था, तमाम तरह की भारत में कमेटियां थी, उन कमेटियों को सबको अपनी अपनी रिसर्च करके लाना था और डॉक्टर BR अम्बेडकर को देना था। डॉक्टर BR अम्बेडकर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन वो जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसमें 7 सदस्य हुआ करते थे, ड्राफ्टिंग कमेटी को देना है और वो ड्राफ्टिंग कमेटी अब इसको ड्राफ्ट करके या उसके और पहलू देखकर पार्लियामेंट के सामने रखेगी। ये ड्राफ्टिंग कमेटी को ही उस समय ये BN राव वाला प्रपोजल भी दे दिया गया, हिंदू कोड बिल। डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी 1951 में, वो कमेटी हिंदू कोड बिल को पारित करवाने में सफल नहीं हुई। डॉक्टर अंबेडकर खुद हिंदू कोड बिल के पक्षधर नहीं थे। डॉक्टर अंबेडकर जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस समय कॉन्स्टिट्यूशन के आज का आर्टिकल 44 जो उस समय के कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट का आर्टिकल 35 हुआ करता था, मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन में भी बताऊं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते। कॉन्स्टिट्यूशन जिस समय बन रहा था, ड्राफ्ट बनाया गया था डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा, उसमें आर्टिकल की जगह आइटम नंबर लिखा गया, तो आइटम नंबर 1 2 3 4, बाद में जब उसमें सपोज 34 है 34A जोड़ दिया गया, 35 है तो 35A जोड़ दिया गया, उसमें जो भी जोड़ना था, बाद में उसको रीनंबरिंग किया गया। उस रीनंबरिंग का जो नंबर है वो आज का आर्टिकल है और उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो आइटम नंबर है वो अलग है। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का आइटम नंबर 35 है और ये जो आज का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 44 है। डॉक्टर अंबेडकर ने भरसक प्रयास किया कि किसी तरह से आर्टिकल 35 यानी कि आज का आर्टिकल 44 फंडामेंटल राइट्स में डाल दिया जाए। प्रत्येक व्यक्ति का यह फंडामेंटल राइट हो कि भारत में एक प्रकार के कानून से वो डील किया जाए। मैं फिर से बताता हूं क्या है। जैसे आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ।
इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब आर्टिकल 14 का आज का यह है कि भाई सभी को समान रूप से कानून का प्रोटेक्शन मिलेगा, सब लोग कानूनन समान होंगे और भारत में कानून का शासन होगा, किसी और का शासन नहीं होगा। तो अब ये फंडामेंटल राइट की संज्ञा में आता है। यही एक्सटेंड करके अगर ये कह दिया जाए कि भारत में सबके ऊपर एक कानून लागू होगा, किसी के साथ भी भेदभाव इस आधार पर नहीं किया जाएगा कि उसका जेंडर क्या, उसका सेक्स क्या, उसकी जाति क्या, उसका धर्म क्या, यानी कि उसका संप्रदाय क्या, उसकी रेस क्या, उसका जन्म स्थान क्या, इन आधारों पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये आर्टिकल 14 कहता है। इसी के एक्सटेंशन में आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18 आता है। इस एक्सटेंशन में ही डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि सभी के साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, भारत में हर एक व्यक्ति को एक कानून का लाभ मिले और कोई भी व्यक्ति में इन आधारों पर, संप्रदाय के आधार पर भेदभाव ना हो, ये उसका फंडामेंटल राइट हो। लेकिन एमएच लारी उस समय हुआ, जेडएच लारी या एचजेड लारी उस समय हुआ करते थे उत्तर प्रदेश से, मुस्लिम लीग के वो कन्वीनर भी रहे, लेकिन भैया यहां कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उनको ला दिया गया था जबकि पाकिस्तान बन गया था। डॉक्टर लारी ने यह कहा कि भाई ये तो गलत है और उन्होंने बड़ा भरसक विरोध किया, उनके साथ लॉबिंग कर ली लोगों ने और उस समय जितने मुस्लिम सदस्य हुआ करते थे सबने लॉबिंग कर दी, कहा भाई ये संप्रदाय के आधार पर यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर का साथ कांग्रेसियों ने भी बहुत कम दिया, हालांकि के.एम. मुंशी उनका साथ दे रहे थे, कृष्णा अय्यर उनका साथ दे रहे थे और बहुत सारे लोग उनका साथ भी दे रहे थे, लेकिन बड़ी संख्या ऐसी भी थी जो डॉक्टर अंबेडकर से ये कह रही थी इन विवादों को आगे बढ़ा दो। इसीलिए उस समय जब चर्चा हुई तो आर्टिकल 44 यानी कि उस समय का आइटम नंबर 35 को पोस्टपोन कर दिया गया, भाई इस पर बाद में चर्चा करेंगे। वो बाद में चर्चा के लिए रख दिया गया क्योंकि बाद में होना है, और जब वो बाद के लिए चर्चा के लिए रख दिया गया तो बाद में जो चर्चा हुई तो ये हुआ कि नहीं साहब, इसको अभी फंडामेंटल राइट में मत डालो, इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में डाल दो। जब आगे राज्य मजबूत होगा, राज्य सही होगा, राज्य तय करेगा कि हमारे यहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर देना चाहिए। अभी परिस्थितियां कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ठीक नहीं है, विरोध ठीक ठाक चल रहा, कॉन्स्टिट्यूशन पास करना ही है, इसलिए उस समय फंडामेंटल राइट में डालने की बजाय इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में डाल दिया गया कि राज्य की जिम्मेवारी होगी कि भारत में वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे। अब भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे ये जिम्मेवारी राज्य की है, ऐसा डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कह दिया गया। तो 1951 में जब ये मैंने उसमें कहा, तो चूंकि ऐसा हो गया कि वो अभी फंडामेंटल राइट नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि शरीयत भी कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्ट्रावेंशन नहीं है। अगर डॉक्टर अंबेडकर की बात मानकर उस समय इसको फंडामेंटल राइट बना दिया जाता तो आज के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 के अनुसार वो शरीयत लॉ अपने आप वॉइड हो जाता। तो शरीयत तो वैलिड हो गया चूंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डाल दिया गया, फंडामेंटल में नहीं डाला गया। अब हिंदू कोड बिल के लिए काम हो गया था कि हिंदू कोड बिल अगर और आ जाएगा तो जो मेजोरिटी भारत में है वो अपने कानून के लिए सेटिस्फाइड हो जाएगी और क्या लेना देना, भारत कहां गर्त में भविष्य में जाता है, क्या मतलब किसी को। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को ही वो हिंदू कोड बिल भी दिया गया संविधान बनने के बाद 1951 में। डॉक्टर अंबेडकर ऑलरेडी यूसीसी के पक्ष में थे, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में वो पास नहीं हुआ, यानी कि डॉक्टर अंबेडकर ने उसको पास नहीं होने दिया। 1952 का चुनाव हुआ, 1952 के चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर चुनाव हार गए। पूरी ताकत लगाई नेहरू ने कि डॉक्टर अंबेडकर जीत ना पाए। डॉक्टर अंबेडकर चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद अब कैलाशनाथ काटजू बन गए लॉ मिनिस्टर, और अब यूनिफॉर्म जो हिंदू कोड बिल है, हिंदू कोड बिल को वो लेकर आए और 1952 में उन्होंने उसको संसद में फिर रख दिया, नई कमेटी में रख दिया। 1955 और 1956 में समय समय पर हिंदू कोड बिल को पास करवा दिया गया। यानी कि अब यह तय हो गया कि हिंदू कोड बिल अगर अलग से बन चुका है और शरीयत लॉ पहले से बन चुका है तो फिर अब यूसीसी कैसे आएगा। दो कॉन्ट्रावेंशनी बातें हैं। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को फंडामेंटल राइट्स में डाल दिया जाएगा, आर्टिकल 44 को उठाकर पार्ट 3 में डाल दिया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हिंदू कोड बिल और ये जो शरीयत लॉ है ये अपने आप शून्य हो जाएंगे, इनका कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए इस मामले को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में डाला गया तो दोनों आ गए। अब दोनों लंबे समय तक चल लिए। दोनों लंबे समय तक चलने के बाद भारत में बहुत सारी इसकी संभावनाएं, बहुत सारी गलत चीजें दिखाई पड़ी।
तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जब जब मामले गए, चाहे वो सरला मुद्गल का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में गया हो, चाहे वो लिली थॉमस का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में गया हो, चाहे वो शाह बानो का केस गया हो, डैनियल लतीफी का केस गया हो, इस तरह के बहुत सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि आप क्यों नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करते, भारत में इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं हैं, ये समस्याएं कैसे सॉल्व होंगी। तो फिर भारत सरकार ने कभी उस पर स्टेप नहीं लिया। लेकिन जो केंद्र की आज की सरकार बैठी है, उस बीजेपी के मेन एजेंडे समझिए, बीजेपी यानी कि जनसंघ की स्थापना जब हुई थी तो वो आर्टिकल 370 की वजह से हुई थी, और उसी समय से जनसंघ के 2-3 मूलभूत इशू थे। पहला मूलभूत इशू था जिसमें जनसंघ ने 370 खत्म करना, दूसरा भारत में जो माइनॉरिटी के अलग से राइट दिए गए हैं उनको समाप्त करना, भारत में इक्वलिटी लाना, भारत में तुष्टीकरण को समाप्त करना, भारत में महिलाओं पर हो रही जातियों को समाप्त करना। ये कोर इशू हमेशा से रहे हैं। राम मंदिर बाद में उनका कोर इशू बना, लेकिन उस समय मंदिरों का संरक्षण रहेगा ऐसा उनका इशू था। तो इन विषयों पर लगातार केंद्र की सरकार को काम करना था, और मतलब बीजेपी को काम करना था। बीजेपी आई तो उसने आने के बाद जब उस ठीक ठाक उनको देश कंट्रोल में आ गया तो उन्होंने सबसे पहले 370, CAA, ट्रिपल तलाक, राम मंदिर और इस तरह के इश्यूज उठाए। अब उनके कोर एजेंडे में जब स्थापना के समय पर आया था उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड बाकी रह गया। सरकार चलकर राज्यों में दोबारा सरकारें बैठ गईं और लोगों को यह समझ में आया, एक बात सामने निकल कर आई जिसमें मुसलमानों ने खुद कहा कि मुस्लिम महिलाओं का वोट तो साहब बीजेपी को मिल गया क्योंकि ट्रिपल तलाक पर इन्होंने हमला कर दिया था। तो अब बीजेपी को यह बात समझ में आ गई कि मुस्लिम महिलाओं का अगर वोट चाहिए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हमें लागू करना होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब हो गया 4 निकाह बंद कर दिए। अगर 4 निकाह कोई बंद कर सकता है, ये मुस्लिम महिलाओं को मालूम है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। इसलिए उन्होंने भरपूर वोट, ऐसा लोग कहते हैं, पता नहीं कितनी सत्यता है, लोग कहते हैं कि महिलाओं ने उनको भरपूर वोट ये सोच कर दिया कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी जिसने ट्रिपल तलाक खत्म किया है वो ही एक पार्टी ऐसी हो सकती है जो कि 4 निकाह खत्म हो सकता है। और 4 निकाह अलग से खत्म नहीं किए जा सकते, 4 निकाह के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना पड़ेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड केंद्र सरकार लाना चाहती है। अब उसका जो तरीका निकाला, चूंकि गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑलरेडी इस प्रकार से था, इसलिए केंद्र की सरकार को यह समझ में आया, मोटा भाई को समझ में आया, केंद्र में बिल लाने के बजाय क्यों ना राज्यों में ये लागू कर दिया जाए कि भाई सक्सेशन का मामला तो राज्य का आता है, प्रॉपर्टी तो राज्य की होती है, और मैरिज भी राज्य के पास आता है, तो केंद्र और राज्य दोनों का विषय है, तो क्यों ना राज्यों से पास करवा दी जाए। और राज्य में धामी और योगी जी जैसे मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, इसलिए केंद्र की सरकार ने यह फैसला, मोटा भाई ने एक स्टेटमेंट दे दिया, यानी कि अमित शाह जी ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि भाई ये जो सरकार है वो सरकार इनकी, मतलब राज्य की सरकारों से हम आग्रह करेंगे कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दें। आपको याद होगा कि जब सरकार बैठी थी पहली बार केंद्र की, तो पहली बार सरकार बैठते ही यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए लॉ कमीशन की नियुक्ति हो गई थी। लॉ कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशंस मांग ली थी, उन्होंने उस पर अपना पेपर वर्क शुरू कर दिया था। केंद्र की सरकार ने लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन ले ली है और विभिन्न इंस्टीट्यूशन से रिकमेंडेशन ले ली है, और वो रिकमेंडेशन के बाद सरकार अब इस स्थिति में आ चुकी है कि वो अब इन मामलों में आगे इनिशिएट कर सकती है। इसलिए अब जो कोर एजेंडा केंद्र की सरकार का है वो है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में लागू होगा। अब राज्य सरकारों ने काम करना शुरू कर दिया। उन सरकारों के काम करने पर ये साल भर के अंदर, विद इन 1 ईयर, मुझे लगता है 2024 के चुनाव से पहले पूरे देश में जहां बीजेपी शासित प्रदेश हैं उनमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो चुका होगा, और ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। विरोध होना स्वाभाविक है, उस विरोध में ही चुनाव होगा। भारत में अगर विधि का शासन स्थापित करना है तो ये करना होगा। अब मेरा आग्रह आप सबसे ये है कि जितना विषय मैंने बताया, ये जिस समय यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा देश में, उस समय ये बहसें चलेंगी, उस समय देश में ये लोग आंदोलन करेंगे, रोड पर बैठेंगे, सरकार में बाधा पहुंचाएंगे, और जो कर सकता है अपोजिशन वो सब कुछ करेगा। उस समय बहस के लिए आपको विषय चाहिए होगा। ये विषय प्रत्येक व्यक्ति के ध्यान में रहना चाहिए जो मैंने आज दिया,
तो फिर वो उस समय टीवी चैनलों पर डिबेट पर, लोकल डिबेट पर, लोकल बातें जिस समय हो रही होंगी, जो भी चर्चा हो रही होगी, उन सब में उस समय वो इस पर काम कर सकता है और वो बहसें कर सकता है। इसलिए आग्रह ये है कि मुझे लगता है पूरे देश में हिंदू समाज को आज का ये लेक्चर सही से सुनना चाहिए, इसको सुरक्षित करना चाहिए, इस पर नोट्स बनाकर रखने चाहिए, ताकि भविष्य में इस पर अगर कोई चर्चा हो तो उस चर्चा में वो भरपूर भागीदारी कर सके। लेकिन अब कोर एजेंडे पर यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये संकेत केंद्र से भी मिल गए हैं और राज्यों ने भी अपने यहां कमेटियां बनाकर काम करना शुरू कर दिया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।